जय हिंद दोस्तों। कुछ साल पहले ही द केरला स्टोरी नाम की एक फिल्म रिलीज़ हुई थी। उसके बाद हाल ही में द केरला स्टोरी 2 हुआ है, जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे केरल में एक सीक्रेट साजिश चल रही है, जिसमें मासूम औरतों को ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है और फिर उन्हें आईएसआईएस में भेजा जाता है। इस फिल्म और इस फिल्म के डायरेक्टर के अकॉर्डिंग लगभग 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा किया गया है, जिन्हें अब सीरिया और यमन के रेगिस्तानों में दफना दिया गया है। इसके पीछे किसके हाथ है और इस बात पर कितनी सच्चाई है, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लगभग 100 साल पहले जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने मिन काम्फ नाम की एक किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने द बिग लाई नाम की एक प्रोपागेंडा टेक्निक के बारे में बात की थी। हिटलर ने कहा था कि लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए आपको इतना झूठ बोलना होगा कि लोग सोचने लगेंगे कि कोई इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता है। उन्हें यह सोचने पर मजबूर करने के लिए कि इसमें कुछ सच्चाई तो ज़रूर होगी। जब कोई इतना बड़ा झूठ इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है तो कुछ लोग उसे सच मान लेते हैं। लोगों को लगता है कि कोई इतना झूठ नहीं बोल सकता है। इसके अलावा हिटलर के प्रोपागेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोएबल्स बताई एक और प्रोपागेंडा टेक्निक। गोएबल्स ने कहा कि यहाँ रेपिटेशन भी बहुत ज़रूरी है। इस बड़े झूठ को बार बार दोहराते रहो। इस बड़े झूठ को इतनी बार दोहराओ कि लोगों को वही झूठ 4 अलग अलग सोर्स से सुनने को मिलेंगे। ऐसा करने से लोगों को ज़्यादा यकीन हो जाता है। एक तीसरी टेक्निक को हाफ ट्रूथ कहा जाता है। कभी कभी अपनी बातों में थोड़ी सच्चाई भी डाल दो, क्योंकि आजकल कुछ लोग बड़े झूठों को आसानी से पहचान लेते हैं। जब कोई कहता है कि कोई भी हर समय इतना झूठ नहीं बोल सकता, तो कोई यह कहकर इसका जवाब दे सकता है कि बोलने वाला पूरी तरह से फ्रॉड हो। कोई भी ओलंपिक चैंपियन हो सकता था। अगर झूठ बोलना ओलंपिक स्पोर्ट होता तो लोग बड़े झूठ से यकीन नहीं करते, उन्हें आधा सच यकीन दिलाने के लिए होता है। मैं आपको ये सारी प्रोपागेंडा टेक्निक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे इन 3 तरीकों का इस्तेमाल लोगों को गुमराह करने के लिए किया गया है। द केरला स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से पूछा गया कि किन सच्ची घटनाओं से यह फिल्म बनी है। उन्होंने वहाँ कई बातें कहीं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 2010 में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने केरल की असेंबली में एक बयान दिया था। आप इस बयान को गूगल कर सकते हैं और आपको इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट दिखेगी। फिर कहा गया कि केरल के एक और पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने एक बार कहा था कि केरल अगले 20 सालों में एक इस्लामिक स्टेट बनने जा रहा है। फिर फिल्म के टीज़र में दिखाया गया कि एक लड़की कहती है कि वह फातिमा है और वह अफगानिस्तान की जेल में कैद है। आप इसे गूगल पर सर्च करते हैं और आपको द हिंदू का एक न्यूज़ आर्टिकल दिखता है, जिसके टाइटल में लिखा जाता है फातिमा, अफगानिस्तान की जेल, इस्लामिक स्टेट। क्या वह भी सही था? दोस्तों, ये आधे अधूरे सच के कुछ अच्छे एग्जाम्पल थे। ज़्यादातर लोग हेडलाइन को सरसरी तौर पर पढ़ते हैं, लेकिन डिटेल में नहीं जाते। पहले आर्टिकल के बारे में बात करते हैं हम। यह आर्टिकल 2012 में इंडिया टुडे में छपा था। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने राज्य विधानसभा को बताया कि 2006 से 2012 के बीच 2667 महिलाओं ने इस्लाम धर्म अपनाया। 6 साल में लगभग 2500 औरतें। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या उन्होंने कभी जबरन धर्म परिवर्तन शब्द का इस्तेमाल किया? उन्होंने कहा कि वे अपने राज्य में किसी भी तरह के जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देंगे और ना ही वे लव जिहाद के आरोपों के साथ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले कैंपेन को बर्दाश्त करेंगे। क्या कहीं यह बात बताया गया कि ये धर्म बदली औरतें आईएसआईएस में शामिल हो रही थी? बिल्कुल नहीं। चलिए एक दूसरा क्वाटेशन देखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन, वे 2006 से 2011 तक केरल के मुख्यमंत्री थे। जो वीडियो शेयर किया जा रहा है वह उस समय का है जिसे सनशाइन पिक्चर ने अपलोड किया था, वही कंपनी जिसने यह फिल्म बनाई थी। सबसे पहले उन्होंने इंग्लिश सबटाइटल के साथ गड़बड़ की। दूसरी बात, यहाँ अच्युतानंदन पीएफआई की कड़ी आलोचना कर रहे थे और कह रहे थे कि पीएफआई दूसरे धर्मों के लिए युवाओं को मुस्लिम औरतों से शादी करने के लिए पैसे देकर उन्हें अफेक्टेड करने की कोशिश कर रहा है। आईएसआईएस का जिक्र यहाँ भी नहीं है। दूसरी बात,
इस बयान को 14 साल हो गए हैं। केरल एक राज्य के तौर पर आज भी उतना ही सुरक्षित और सेकुलर है जितना 14 साल पहले था। अब जून 2021 का अगला आर्टिकल देखते हैं। इस आर्टिकल में केरल की 4 महिलाओं के बारे में बात की गई है जो 2016 और 2018 के बीच अपने पतियों के साथ इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान गई थी। उनके पति अलग अलग हमलों में मारे गए। उनके नाम हैं निमिषा उर्फ फातिमा ईसा, सोनिया सेबेस्टियन उर्फ आयशा, मेरिन जैकब उर्फ मरियम और रेफेला। अगर आप इस्लामिक स्टेट में 20 मोस्ट वांटेड इंडियन एनआईए की 2016 की लिस्ट देखेंगे तो आपको इन 4 महिलाओं के नाम मिलेंगे। इसके अलावा 2 और महिलाएं हैं, अजमाला और समासिया। उनके पति कजीन थे। इन 6 महिलाओं में से 3 पहले से ही मुस्लिम थी, 2 ने ईसाई धर्म से इस्लाम में कन्वर्ट हुआ था और 1 ने हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपनाया। तो इन 4 महिलाओं में से सिर्फ एक ही एक्चुअल में हिंदू थी। उसका नाम नसीमा नायर था। क्या नसीमा नायर को किसी मुस्लिम आदमी ने लव जिहाद के केस में फंसाया था? जवाब जानने के लिए आइए देखें नसीमा का पति कौन है। दोस्तों, ईजा एक आदमी है जिसने ईसाई धर्म से इस्लाम धर्म अपनाया। उसका पुराना नाम बैक्सन विंसेंट था। बैक्सन का भाई बेस्टिन भी ईसाई धर्म से इस्लाम धर्म में बदला था और वह भी इन 4 महिलाओं में से एक का पति था। तो दोनों भाई और उनकी पत्नियां सभी धर्म बदलने वाले और ब्रेन वॉश किए गए थे। कुछ साल पहले ही भारत सरकार ने इन 4 औरतों को भारत वापस आने की इजाज़त नहीं दी। आप इनमें से 3 औरतों नसीमा, सोनिया सेबेस्टियन और रफेला, इनके वीडियो इंटरव्यू यूट्यूब पर ऑनलाइन स्टेट न्यूज़ ग्लोबल चैनल पर देख सकते हैं। उन्होंने 2020 में एक इंटरव्यू दिया था। उन लोगों का बात करने का तरीका थोड़ा दूसरा था और साथ ही उनका बिहेवियर भी दूसरा था। उस वीडियो को देखने वाला कोई भी देख सकता था कि ये औरतें अभी भी कितनी ब्रेन वॉश और रेडिकलाइज है। लेकिन फिल्म द केरल स्टोरी का मेन कैरेक्टर लगातार हमदर्दी जगाने की कोशिश करता है। फिल्म में जो बेबसी और मासूमियत दिखाई गई है, शायद असल ज़िंदगी के वीडियो में उसकी एक झलक भी ना थी। स्ट्रेटेजिक न्यूज़ ग्लोबल रिपोर्ट बताती है कि 2016 की एनआईए चार्जशीट में जिन 20 लोगों का जिक्र है वे रेडिकलाइजेशन के मामले में एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे। उनमें से 17 एक ही ज़िले के थे, केरल के कासरगोड जिले से। हिंदुस्तान टाइम्स की 2020 की एक रिपोर्ट में कहा गया कि बाद में कुछ लोग और शामिल हुए, इसीलिए कुल मिलाकर कासरगोड से 22 लोग थे। इंडिया टुडे के 2016 के एक आर्टिकल में कहा गया कि ट्रेड से पता चलता है कि सिर्फ अकेले युवा ही आईएसआईएस में शामिल नहीं हो रहे थे, बल्कि पति, पत्नी और यहाँ तक कि बच्चे भी, पूरा परिवार आईएसआईएस में शामिल हो गए हैं। आर्टिकल में यह भी बताया गया कि इससे पहले आईएसआईएस में ज़्यादातर भर्ती महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से थे, केरल से नहीं। लेकिन यह स्टेट न्यूज़ ग्लोबल रिपोर्ट आगे कहती है कि 2018 तक 60 भारतीय अफगानिस्तान गए थे, जिनमें से 26 पुरुष, 13 महिलाएं और 21 बच्चे थे। यह सब जानने के बाद यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ निश्चित रूप से कई समस्याएं हैं। लोगों को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए रेडिकलाइज किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इंटरनेट के जरिए कम्युनिकेशन के नए तरीके खुल गए हैं। 2019 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि भारतीय जांचकर्ताओं ने पाया कि आईएसआईएस लोगों को रेडिकलाइज करने और आतंकवादियों की भर्ती करने के लिए डार्क वेब और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि यह समस्या कितनी बड़ी है। फिल्म ने कहा गया कि केरल में 32,000 महिलाओं के साथ ऐसा पहले हो चुका है। लेकिन आइए हम आंकड़े देखेंगे। व्लादिमीर वोरोनकोव, यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, उन्होंने कहा कि 110 देशों से लगभग 40,000 विदेशी आतंकवादी लड़ाके संघर्ष में शामिल होने के लिए सीरिया और इराक गए। 110 देशों के 40,000 व्यक्ति। एक और अनुमान किंग्स कॉलेज लंदन का इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रेडिकलाइजेशन के थ्रू 2018 के स्टडी द्वारा दिया गया था। 80 अलग अलग देशों के 41,490 लोग आईएसआईएस से जुड़े थे। इनमें से 79% पुरुष हैं।
इन दो रिपोर्ट के आधार पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया भर से लगभग 40,000 से 42,000 विदेशी आतंकवादी आईएसआईएस में शामिल होने गए थे। तो उनमें से कितने लोग भारत से थे? यूएस के ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म ने 2020 में देशों की रिपोर्ट पब्लिश की। इसमें कहा गया कि सितंबर 2020 तक एनआईए के आतंकवाद के 34 मामलों की जांच की और भारत में आईएसआईएस से जुड़े 160 लोग को गिरफ्तार किया। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने अक्टूबर 2019 में एक पेपर पब्लिश किया था। उन्होंने कहा कि 2014 और 2018 के बीच भारत में आईएसआईएस के समर्थक मामलों की संख्या लगभग 180 से 200 थी। 200 लोगों के इस अंदाजे में सिर्फ वे लोग शामिल नहीं हैं जो असल में आईएसआईएस में शामिल होने के लिए भारत छोड़कर गए थे। इनमें से वे लोग भी शामिल हैं जो इंटरनेट पर आईएसआईएस का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। चलिए एक तीसरी सोर्स पर नज़र डालते हैं। 2019 में इंडिया होम मिनिस्ट्री ने कहा था कि यह नंबर 155 था। अगला सवाल यह है कि चूंकि ये पूरे इंडिया के केस हैं तो केरल में कितने केस हैं? कुल 180 से 200 केस में से 40 केस केरल के बताए जाते हैं, 200 इंडिया से और 40 केरल से। लेकिन यह नंबर हमें यह नहीं बताता कि असल में कितने लोग आईएसआईएस में शामिल होने गए थे, क्योंकि इस नंबर में आईएसआईएस से जुड़े सभी लोग और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग शामिल हैं। असल में कितने लोग आईएसआईएस में शामिल होने के लिए इंडिया छोड़कर गए? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की रिपोर्ट से पता चला है कि नवंबर 2020 तक लगभग 66 जाने माने इंडियन ओरिजिन के फाइटर्स थे जो आईएसआईएस से जुड़े थे। आपने सही सुना, सिर्फ 66। 2018 की स्टेट न्यूज़ ग्लोबल रिपोर्ट में भी 60 के करीब का आंकड़ा दिया गया था, इसीलिए दोनों नंबर काफ़ी करीब हैं। इन 60 में से कितनी औरतें थीं? तो लगभग 13 औरतें थीं। और केरल से कितनी औरतें थीं? तो केरल से सिर्फ 6 महिलाएं थीं। इन 6 में से दूसरे धर्मों से कितनी महिलाएं ने इस्लाम अपनाया? तो 3 महिलाएं इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे। इन 3 में से 2 ईसाई थी और सिर्फ 1 हिंदू। फिल्म में जो घटनाएं दिखाई गई हैं वे असल ज़िंदगी में 3 औरतों के साथ हुई, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन फिल्म का दावा है कि ऐसा 32,000 औरतों के साथ हुआ। दोस्तों, यह बहुत बड़ा झूठ है। यह झूठ इतना बड़ा है कि अगर कोई आम आदमी इसे सुन ले तो लगेगा कि 32,000 नहीं, तो भी इसमें कुछ सच्चाई तो होगी ही। ऐसा कुछ 1,000 औरतों के साथ हुआ होगा, हजारों नहीं तो सैकड़ों औरतों के साथ तो हुआ ही होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ 3 औरतें थीं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि 32,000 हो या 3, क्या फ़र्क पड़ता है, कहानी वही रहती है। दोस्तों, दिक्कत क्या है? दिक्कतें बहुत हैं। पहली बात, अगर 32,000 की जगह सिर्फ 3 का इस्तेमाल किया गया है तो फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाता है। अगर आप कहते हैं कि यहाँ लड़कियों का ज़बरदस्ती धर्म बदलकर आईएसआईएस में भेजने के लिए सेक्रेट लव जिहाद की साजिश चल रही है और इस साजिश की वजह से सिर्फ 3 औरतें परेशान हुई हैं, तो इसका मतलब है कि वे अलग अलग मामले हैं, यहाँ कोई साजिश नहीं है। दूसरी बात, चीज़ें को इस लेवल तक बढ़ा चढ़ाकर बताना बेवकूफ़ी है। अगर ऐसा किसी और घटना के साथ हो जाता तो आप कहते कि यह पूरी तरह से बकवास है। जब फिल्म के डायरेक्टर से इस बारे में पूछा गया कि 32,000 नंबर का सोर्स क्या है तो उन्होंने सवालों को इग्नोर कर दिया। अल्ट न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म रिलीज़ होने के बाद ही वो अपना डेटा शेयर करेंगे, जिसके आधार पर उन्होंने 32,000 नंबर का इस्तेमाल किया था। उन्होंने डॉक्यूमेंट को बताया कि ऐसे सवाल पूछने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब जेएनयू में फिल्म दिखाई गई तो उन्होंने कहा कि 32,000 नंबर एक मनमाना नंबर था, और जब मामला कोर्ट पर पहुंचा तो उन्होंने फिल्म के डिस्क्रिप्शन से 32,000 हटाकर उसकी जगह 3 कर दिया। सच तो यह है कि इन 3 महिलाओं की कहानी बताने लायक थी। अगर यह कहानी बिना झूठ और प्रोपागेंडा के बताई गई होती तो हर वो इंसान जिसका ब्रेन वॉश किया गया है और आईएसआईएस में ज्वाइन किया गया है एक पोटेंशियल खतरा है। लेकिन इंडिया में यह प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? अगर आप इसकी तुलना दूसरे देशों से करेंगे तो आपको यह चौंकाने वाला लगेगा। इंडिया में जैसा कि मैंने आपको बताया, यह संख्या लगभग 66 है जो आईएसआईएस प्रोपेगेंडा के शिकार हैं। 2016 के डेटा के मुताबिक फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक में ऐसे 7,000 लोग थे, रशिया से 2,500 लोग, फ्रांस के 1,700 लोग, जर्मन में 760 लोग,
यूके में भी पीड़ितों की संख्या लगभग 700 थी। इन सभी देशों की आबादी इंडिया से बहुत कम है, लेकिन इन देशों में आईएसआईएस का शिकार होने वाले लोग की संख्या बहुत ज़्यादा है। और यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। इसीलिए फ्रांस, जर्मनी और यूके जैसे देशों की तुलना में इंडिया में ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया में आईएसआईएस के कम रिक्रूट देखे जाते हैं। अगर आप यहाँ का रेशियो देखें तो इंडिया में यह रेशियो 0.5 पर मिलियन है। फ्रांस में यह 36 गुना ज़्यादा है, यानी 18 पर मिलियन। बेल्जियम में यह रेशियो 40 पर मिलियन है और जॉर्डन में यह 315 पर मिलियन है। क्या फिल्म में इसका जिक्र एक बार भी हुआ? कुछ लोगों को सच में अपने देश की हालत को झूठ के आधार पर बदनाम होते देखना अच्छा लगता है। ORF रिपोर्ट में कहा गया कि एकेडमिक और एक्सपर्ट अक्सर पूछते हैं कि इंडिया में इतने कम मुसलमान आईएसआईएस में क्यों शामिल हुए। इसके कई कारण हैं। पहला, इंडियन एजेंसियों का अच्छा रिस्पॉन्स। आप में से बहुत लोग ऑपरेशन पिजन के बारे में जानते होंगे। NIA और IB जैसी हमारी एजेंसियों ने एक मिशन चलाया जिसमें उन्होंने 350 कमज़ोर मलयाली युवाओं की पहचान की और हमारे युवाओं को इस एक्सट्रीमिज़म और रेडिकलाइजेशन से बचाने के लिए एक डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चलाया। हमारे अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आप जानते हैं शर्मनाक क्या है? हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने चुनावी भाषणों में अच्छे काम को प्रमोट करने के बजाय झूठ की इस फिल्म को प्रमोट करते हैं। वह मुझे आईएसआईएस के खिलाफ इंडियन फॉर्म के एक और ऐतिहासिक ऑपरेशन की याद दिलाता है। एक बहुत ही रिस्की ऑपरेशन। वह लोगों को एक इंस्पिरेशनल कहानी के बारे में बता सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें एक प्रोपेगेंडा फिल्म को प्रमोट करना था। दूसरा कारण, जैसा कि पूर्व डिप्लोमेट तलमीज अहमद ने दावा किया कि इंडिया का मिलाजुला कल्चर और ट्रेडिशन है। भारत में अलग अलग तरह की एकता। भारत में मुसलमान हिंदुओं और ईसाइयों के साथ मिलजुल कर रहते हैं और इसीलिए उन्हें कट्टर सोच को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया। 2015 में जब पता चला कि सिर्फ 29 भारतीय आईएसआईएस में शामिल हुए थे, तो एक रिपोर्ट में कहा गया कि आईएसआईएस खुद इंडियन लोगों को कमतर मानता था। आईएसआईएस का मानना था कि इंडिया में जो इस्लाम माना जाता है वह बहुत नरम है, यह इस्लाम का एक लिबरल वर्जन है। और तीसरी, कई मुस्लिम मौलवियों ने भी यहाँ पॉजिटिव रोल निभाया है। मार्च 2009 में दारुल उलूम देवबंद ने एक और फतवा जारी करके भारत को दार अल अमन बताया, एक ऐसा देश जहाँ मिलिटेंट जिहाद मना है। इसी तरह 2015 में 70,000 इंडियन मुस्लिम जानकारों ने आईएसआईएस, तालिबान, अल कायदा और दूसरे कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ एक मिलाजुला फतवा जारी किया था। केरल की असली कहानी पर प्राउड फील किया जा सकता है दोस्तों। बाकी दुनिया की तुलना में भारत से कितने कम मुसलमान आईएसआईएस में शामिल हुए और केरला वैरायटी में एकता का जीता जागता उदाहरण है। अलग अलग धर्मों के लोग शांति से एक साथ रहते हैं। यही वजह है कि केरल कई इंडिकेटर्स में नंबर 1 स्टेट है। एजुकेशन के मामले में नंबर 1 है, हेल्थ केयर के मामले में नंबर 1 है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में नंबर 1 है। लेकिन फिर हमारे नेता केरल को बदनाम करने के लिए इन फेक स्टोरी का इस्तेमाल करते हैं। फरवरी 2023 में जब होम मिनिस्टर अमित शाह चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने कर्नाटक में कहा कि केरल कर्नाटक के ठीक बगल में है। यह जोर देकर कहा गया कि केरल कितना खतरनाक है। इस फिल्म में केरल को बदनाम करना ही एक अकेला प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि एक और बहुत बड़ा झूठ है, और वो है लव जिहाद। फिल्म में दिखाया गया कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जाता है। सच क्या है दोस्तों? 2017 में केरल सरकार ने NIA को 90 केस की लिस्ट सौंपी थी ताकि यह जांचा जा सके कि इनमें लव जिहाद का एंगल है या नहीं। NIA ने उनमें से 11 मामलों की जांच की और 2018 में यह नतीजा निकला कि हालांकि PFI ने धर्म बदलने में मदद की, लेकिन ऐसा एक भी मामला नहीं मिला जहां किसी भी जेंडर के व्यक्ति को धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। अगर एक सबूत काफ़ी नहीं है तो दूसरा देखें। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने 2020 में भी यही कहा था। 2020 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी ने लव जिहाद का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया है। लव जिहाद
कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक बहुत बड़ा झूठ है जो आपको अलग अलग एंगल से बताया गया है। नेता इसे अपने भाषणों में इस्तेमाल करते हैं। आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लव जिहाद के बारे में ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड मिलते हैं और प्रोपेगेंडा न्यूज़ चैनल लव जिहाद को खबर की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बड़ा बड़ा झूठ इतनी बार दोहराया जाता है कि लोग इस सोचने लगते हैं कि इसमें से कुछ सच्चाई तो होगी ही। वही बात जो मैंने शुरू में आपको बताया था दोस्तों लव जिहाद का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि यह कॉन्सेप्ट महिलाओं के खिलाफ है। ज़रा सोचिए, जो लोग मानते हैं कि एक औरत को एक आदमी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है, वे किस तरह के लोग हैं? क्या औरतें जानवर हैं? क्या औरतों के पास दिमाग नहीं होता? कोई भी आकर कुछ भी कह सकता है और औरतें चुपचाप जानवरों की तरह उसके पीछे पीछे चलती रहेंगी, चाहे वह हिंदू औरत हो, मुस्लिम औरत हो, ईसाई औरत हो या किसी और धर्म की औरत हो। सभी औरतों को एक साथ आकर अपने धार्मिक नेताओं से कहना चाहिए कि वे अपने काम से काम रखें। औरतों के पास दिमाग होता है। अगर कोई आदमी किसी औरत का ज़बरदस्ती धर्म बदलने की कोशिश करता है तो वह पुलिस के पास जा सकती है और कानून कहता है कि अगर कोई किसी दूसरे इंसान का ज़बरदस्ती धर्म बदलने की कोशिश करता है तो उसे जेल जाना होगा। लेकिन सवाल यह है कि भारत में कितने लोगों का धर्म बदला जा रहा है। कभी कभी कुछ ईसाई मिशनरी या ये हिंदू पुजारी या मुस्लिम मौलवी अपने प्रचार में थोड़े ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और बैलेंस थोड़ा बदल जाता है। जैसा 2016 का एक न्यूज़ आर्टिकल में, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के लीडर ने कहा कि उनके संगठन ने 10 साल में 7,50,000 लोगों को वापस हिंदू धर्म में बदला। लेकिन अगर अलग अलग धर्मों के ये धार्मिक नेता दखल ना दें और लोग अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहें तो अब आपको एक बैलेंस देखने को मिलता है। अप्रैल 2021 की एक रिपोर्ट में 506 लोगों ने केरल सरकार के पास रजिस्टर किया कि वे अपना धर्म बदलना चाहते हैं। इनमें से 47% लोग ईसाई या इस्लाम से हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम एक ही धर्म में ज़्यादा कन्वर्सन देख रहे हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के 2021 के सर्वे में भी यह बात कही गई थी। 30,000 से ज़्यादा लोगों का सर्वे किया गया और पाया गया कि सिर्फ 0.7% लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म अपनाए और 0.8% लोगों ने दूसरे धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ कुछ पॉलिटिकल पावर के लिए यहाँ बहुत गंदा खेल खेला जा रहा है। बड़े बड़े झूठ फैलाए जा रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई जा रही है ताकि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई एक दूसरे से लड़ सके। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को बहुत फ़ायदा होता है अगर लोगों में दूसरे धर्मों के लोगों के लिए नफरत भरी जाए। शुरुआत में यह सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड था, फिर प्रोपेगेंडा फैलाने वाले मीडिया ने ऐसा करना शुरू कर दिया और अब लोगों को गुमराह करने के लिए प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई जा रही है। दोस्तों, आपको पता है 100 साल पहले हिटलर के राज में भी ऐसा होता था। बहुत सारी प्रोपेगेंडा फिल्में बनती थी। बहुत सी ऐसी फिल्में जिन्होंने अपनी मर्जी से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, यहूदियों को बदनाम किया और जर्मन आर्यों की बड़ाई की। उन फिल्मों में ऐसे बड़े बड़े झूठ फैलाए गए, लोगों को यकीन दिलाने के लिए उन्हें दोहराया गया। पावर और पैसे के लालच में ये लोग देश को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग इतनी घिनौनी नफरत कर रहे हैं उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए। हो सकता है कि वे डर, हिंसा और नफरत फैलाने में कामयाब हो जाए, लेकिन उन्हें यह याद रखने की ज़रूरत है कि इस देश ने बहुत कुछ झेला है। जब भी किसी नफरत ने देश को बांटने की कोशिश की, देश के लोग एक साथ आए और जोड़ने की कोशिश की। दोस्तों, आखिर में बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा आप भी अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। इस समय आपको बहुत सी ऐसी फिल्में या वीडियो दिखाई जाएगी जो एक दूसरे के धर्म के खिलाफ होंगे, नफरत फैलाने के लिए होंगे। आप ऐसे वीडियो या बातों पर जल्दी विश्वास मत कीजिए बिना किसी प्रूफ के साथ। आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाएगी। बस इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।